सोनापुर गांव के बाहर सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में राधा अपनी बूढ़ी माँ और छोटे बेटे चीकू के साथ रहती थी। राधा गांव के चौक पर रेहड़ी लगाकर गर्मा गर्म मटन पकौड़े बेचती थी। उसी कमाई से उसके घर का चूल्हा जलता था। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने उसकी जिंदगी मुश्किल कर दी थी। अरे राधा, आ गई तू। ये क्या हाल बना रखा है? पूरी भीग गई है और चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या आज भी दुकान पर काम नहीं चला? क्या बताऊं माँ, तुम खुद बाहर देख रही हो ना कैसी बारिश हो रही है। सुबह से यही सोचकर बैठी थी कि आज देर तक रेहड़ी लगाऊंगी। सोचा था ज्यादा मटन पकौड़े बिकेंगे तो घर के लिए कुछ अच्छे पैसे आ जाएंगे, लेकिन इस बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। एक भी ग्राहक नहीं आया। सारा मटन, तेल, बेसन और मसाले खराब हो गए। इतनी मेहनत की लेकिन 1 रुपया भी हाथ नहीं लगा। लगता है ये बारिश हम गरीबों की दुश्मन बन गई है। अरे पगली, इतनी परेशान मत हो। पहले यहाँ बैठो। ये गरम गरम काढ़ा पी लो। देखना, थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे एक बात कहूँ, इस ठंडे मौसम में लोगों का गर्मा गर्म मटन पकौड़े खाने का सबसे ज्यादा मन करता है। उसकी खुशबू ही ऐसी होती है कि दूर से लोग चले आते हैं। मन तो करता होगा माँ, लेकिन हमारी रेहड़ी पर बारिश से बचने का कोई इंतजाम ही नहीं है। लोग भीगते हुए पकौड़े खाने थोड़ी आएंगे। इसमें बारिश की गलती नहीं, हमारी मजबूरी है। हाँ बेटी, ये बात भी सही है। लेकिन सोचो, जो आदमी इस तूफान में बाहर होगा, वो पहले अपने घर पहुंचेगा या पकौड़े खाने आएगा? ऐसी बारिश में कोई भी रास्ते में रुकना नहीं चाहता। तो फिर मैं क्या करूँ माँ? क्या एक छोटी सी रेहड़ी चलाने वाली औरत बड़ा होटल खोल ले? हमारे बस की बात है क्या? अरे लगता है बारिश से ज्यादा गुस्सा तुम्हारे अंदर बरस रहा है। चलो, आज इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। पहले जाकर सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। मैं तब तक गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। खाना खाकर आराम से सो जाओ। सुबह उठोगी तो दिमाग भी शांत रहेगा। फिर बैठकर सोचेंगे कि इस परेशानी का कोई रास्ता कैसे निकले। अगली सुबह बारिश तो थोड़ी कम हो गई थी। राधा रोज की तरह जल्दी उठकर रेहड़ी साफ की, मटन और मसाले निकालकर रखे और दुकान लगाने की तैयारी करने लगी। सुन राधा, आज मटन थोड़ा कम ही बनाना। मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन बादल देखकर अच्छा नहीं लग रहा। पहले थोड़ा थोड़ा बनाना। जैसे जैसे ग्राहक आए वैसे वैसे और बना लेना। और अगर फिर से तेज बारिश शुरू हो जाए तो जिद मत करना। रेहड़ी समेटना और सीधे घर लौट आना। तुम मेरी चिंता मत करो माँ, मुझे लगता है आज का दिन अच्छा जाएगा। कल रात मैं बहुत देर तक यही सोचती रही कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए। दिमाग में कुछ बातें आई हैं। अब पता नहीं काम करेंगी या नहीं, लेकिन कोशिश तो जरूर करूंगी। शायद भगवान इस बार हमारी सुन लें। बस बेटी, मेहनत करते रहो। ऊपर वाला मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। हे भगवान, लगता है आज भी मौसम का मिजाज ठीक नहीं है। ये बादल तो फिर से बरसने की तैयारी में हैं। अगर आज भी ऐसी ही बारिश हुई तो न जाने कितने लोगों का नुकसान होगा। हम रेहड़ी वालों की तो रोज की कमाई ही बंद हो जाएगी। ऊपर से बेचारे किसान, उनकी फसलें भी पानी में डूब जाएंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगी, कर्ज कैसे चुकाऊंगी और चीकू की स्कूल की फीस कहाँ से भरूंगी? कुछ ही देर में राधा गांव के बाजार पहुंच गई। उसने हमेशा की तरह चौक पर अपनी पुरानी जगह रेहड़ी लगा दी। फिर चूल्हा जलाया और कढ़ाई में गर्मा गर्म मसालेदार मटन के टुकड़े तलने लगी। थोड़ी ही देर में पकौड़ों की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई।
जो भी उस रास्ते से गुजरता उसका मन एक बार जरूर रुक जाता। तभी कमला वहां से गुजर रही थी। जैसे ही उसके नाक में मटन पकौड़ों की खुशबू पहुंची, उसके कदम अपने आप राधा की रेहड़ी की तरफ मुड़ गए। अरे वाह राधा बहन, आखिर आज तुम्हारी दुकान खुली मिल ही गई। कल भी मैं इतनी तेज बारिश में छतरी लेकर तुम्हारे मटन पकौड़े खाने आई थी, लेकिन तब तक तो तुम दुकान समेटकर घर चली गई थी। बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन बिना पकौड़े खाए ही वापस लौटना पड़ा। क्या करूं कमला दीदी, ये बारिश मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। जब तक 2-4 ग्राहक आते हैं उससे पहले ही आधा सामान खराब हो जाता है। मटन, तेल, बेसन और मसाले सब बेकार चले जाते हैं। जितनी कमाई होती है उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो जाता है। तुम्हारी परेशानी मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ राधा, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ के मटन पकौड़ों का स्वाद ही ऐसा है कि इस ठंडे मौसम में इन्हें खाने का मन और भी ज्यादा करता है। चलो जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट लगा दो, और हाँ, आज थोड़े ज्यादा तीखे बनाना। अभी लाई दीदी। आज ऐसे पकौड़े खिलाऊंगी कि उंगलियां जाती रह जाओगी। अरे वाह, मजा आ गया राधा। सच कहूँ, पूरे गांव में तुम्हारे जैसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं है। बाहर से इतने कुरकुरे और अंदर से इतने नर्म, ऊपर से ये मसालों का स्वाद, बस दिल करता है खाते ही जाऊं। भगवान ने सच में तुम्हारे हाथों में जादू दिया है। बस दीदी, आप लोगों का प्यार है। आप लोग खाते हैं और तारीफ करते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है। कुछ ही पल बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। कमला जल्दी से अपनी छतरी खोलती है, लेकिन तेज हवा की वजह से वो भी भीगने लगती है। अरे बाप रे, लगता है मेरी सासू माँ ऊपर से मुझे खुश देखकर फिर रोने बैठ गई। देखो ना, जैसे ही मैं पकौड़े खाने लगी फिर से बारिश शुरू हो गई। ये बारिश भी ना बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। चलती हूँ राधा, फिर बाद में आती हूँ। हे भगवान, आखिर कब तक हमारी ऐसी परीक्षा लोगे? कोई तो रास्ता दिखाओ। इस बारिश ने तो हम जैसे रेहड़ी वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। अगर रोज यही हाल रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं अपने बेटे की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे उठाऊंगी? तभी थोड़ी दूर पर चाट की रेहड़ी लगाने वाला श्याम वहां आता है। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो भी बेचारा बारिश से बहुत परेशान था। बिल्कुल सही कह रही हो राधा बहन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों के घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सावन भी ना इस बार तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हर साल बारिश आती है और हर साल हमारा यही हाल होता है। कमाई बंद हो जाती है, सामान खराब हो जाता है और हाथ में कुछ भी नहीं बचता। मुझे तो लगता है अब हमें अपनी रेहड़ियाँ किसी ऐसी जगह लगानी होंगी जहाँ ऊपर छत हो, ताकि ग्राहक भी आराम से खा सके और हमारा सामान भी बारिश से बच जाए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है श्याम भाई, लेकिन ऐसी जगह मिलेगी कहाँ? अगर इस पूरे बाजार में कोई ऐसी बढ़िया जगह होती तो अब तक किसी बड़े दुकानदार ने किराए पर ले ली होती। हम जैसे छोटे रेहड़ी वालों के हिस्से में ऐसी जगह कहाँ आती है? बस यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। श्याम भाई, मुझे एक बात सूझी है। क्या बात? बोलो राधा। अगर हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा तिरपाल खरीद लें तो? तिरपाल? लेकिन उससे क्या होगा? अरे सुनो तो, अगर हम जितने भी रेहड़ी वाले हैं सब अपनी अपनी रेहड़ी एक लाइन में लगा दें और उन सब के ऊपर वो बड़ा सा तिरपाल तान दें, तो बारिश का पानी किसी पर नहीं गिरेगा, ना हमारा सामान भीगेगा और ना ग्राहकों को परेशानी होगी। लोग आराम से खड़े होकर खाएंगे और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। बात तो अच्छी है राधा, लेकिन इतना बड़ा तिरपाल खरीदने में बहुत पैसे लगेंगे और मुझे नहीं लगता कि बाकी रेहड़ी वाले इसके लिए पैसे देने को तैयार होंगे।
हर कोई यही सोचेगा कि मैं अपनी जेब से पैसे क्यों दूं। तो फिर बाकी लोगों के बारे में अभी मत सोचो। पहले तुम और मैं मिलकर खरीद लेते हैं। जितना खर्च आएगा आधा तुम देना और आधा मैं दूंगी। जब दूसरे लोग देखेंगे कि बारिश में भी हमारा काम अच्छे से चल रहा है तो वो खुद ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें भी समझ आ जाएगा कि साथ मिलकर काम करने में ही फायदा है। और अगर कोई ना भी आया तो कम से कम हम दोनों की रेहड़ी तो बच जाएगी। सच कहूँ राधा बहन, तुम्हारी बात मेरे दिल को लग गई। कई बार बड़ी परेशानी का हल बहुत आसान होता है, लेकिन वो किसी के दिमाग में आता नहीं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आज ही बाजार चलते हैं, देखते हैं सबसे बड़ा और मजबूत तिरपाल कहाँ मिलता है। अगर तुम्हारी ये तरकीब काम कर गई तो शायद हमारी ही नहीं, बाकी रेहड़ी वालों की भी किस्मत बदल जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह राधा और श्याम बाजार से एक बड़ा और मजबूत तिरपाल खरीद कर लाते हैं। दोनों अपनी अपनी रेहड़ियां एक साथ खड़ी करते हैं और बांस के मजबूत खंभों की मदद से ऊपर तिरपाल बांध देते हैं। अब उनकी दुकानें बारिश से पूरी तरह सुरक्षित दिखाई देती हैं। थोड़ी ही देर में ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। वाह राधा बहन, आज तो बड़ा बढ़िया इंतजाम किया है। अब ना बारिश की चिंता है और ना भीगने का डर। आराम से खड़े होकर गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। सच कहूं, ये तरकीब तो कमाल की निकली। पहले बारिश शुरू होते ही भागना पड़ता था, लेकिन अब तो आराम से खाना खा रहे हैं। देखा राधा बहन, तुम्हारा दिमाग सच में बड़ा तेज चलता है। लगता है अब हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अभी कुछ मत कहो श्याम भाई, बस भगवान से यही दुआ है कि ये तिरपाल हमारा साथ दे दे। अगर ये चल गया तो बारिश भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। काले बादल और घने हो जाते हैं। तेज बिजली चमकती है और कुछ ही पलों में भयंकर तूफान चलने लगता है। तिरपाल जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है। राधा बहन, जल्दी करो, अपनी रेहड़ी संभालो। ये आंधी बहुत तेज है, अगर देर की तो सब कुछ उड़ जाएगा। पहले अपनी जान बचाओ, कोई बांस या टीन उड़कर लग गया तो बड़ी चोट आ जाएगी। जल्दी घर की तरफ निकलो। तेज हवा के साथ तिरपाल जोर से हिलने लगता है। अचानक उसकी रस्सियां टूट जाती हैं। देखते ही देखते पूरा तिरपाल हवा में उड़ जाता है। बांस के खंभे भी एक एक करके टूटकर गिर पड़ते हैं। राधा और श्याम जैसे तैसे अपनी रेहड़ियां संभालते हैं और जल्दी जल्दी सामान समेटकर वहां से निकल जाते हैं। माँ, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कभी बारिश सारा मटन खराब कर देती है, कभी ग्राहक नहीं आते, और आज तो इस आंधी ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर तिरपाल खरीदा था। सोचा था अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक ही झटके में सब खत्म हो गया। रेहड़ी भी टूट गई, तिरपाल भी उड़ गया। लगता है किस्मत ही हमारा साथ नहीं देना चाहती। अरे बेटी, ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन जो इंसान हर मुश्किल के बाद फिर से खड़ा हो जाता है, वही आगे बढ़ता है। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। भगवान किसी का बुरा नहीं चाहता। हो सकता है उसने तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा रास्ता सोच रखा हो। बस थोड़ा धैर्य रखो, सुबह होने दो, फिर बैठकर आराम से सोचेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस परेशानी का भी कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। अगली सुबह राधा फिर रेहड़ी लेकर निकलने लगती है। उसकी माँ उसे रोकती है। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? कल ही इतना बड़ा तूफान आया था। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में फिर से रेहड़ी लेकर जाने की क्या जरूरत है? 2-4 दिन घर पर आराम कर लो। तुम्हारी जान सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं माँ, अगर मैं घर बैठ गई तो घर कैसे चलेगा? कर्ज की किस्त भी देनी है, राशन भी लाना है और चीकू की पढ़ाई का खर्च भी उठाना है। मैं ऐसे हार मानकर नहीं बैठ सकती। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कोशिश करती रहूंगी।
कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। ठीक है बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। बस अपना ध्यान रखना, और अगर बारिश ज्यादा तेज हो जाए तो जिद मत करना। राधा अपनी रेली लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचती है कि फिर से आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। राधा परेशान होकर इधर-उधर देखने लगती है कि आखिर रेड़ी कहाँ लगाई जाए। तभी उसकी नजर चौराहे के पास खड़े एक बहुत बड़े और पुराने आम के पेड़ पर पड़ती है। पेड़ की शाखाएं इतनी घनी थी कि नीचे की जमीन बिल्कुल सूखी दिखाई दे रही थी। अरे ये तो कमाल हो गया, इस पेड़ के नीचे तो बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही। कितना बड़ा और घना पेड़ है, इसके नीचे तो आराम से 10-12 लोग खड़े होकर पकौड़े खा सकते हैं। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, शायद यही मेरी नई दुकान की जगह है। राधा बिना देर किए अपनी रेहड़ी आम के पेड़ के नीचे लगा देती है। वो चूल्हा जलाकर गर्मा गर्म मसालेदार मटन पकौड़े तलने लगती है। थोड़ी ही देर में पकौड़े की खुशबू हवा के साथ दूर दूर तक फैल जाती है। रास्ते से गुजरने वाले लोग खुशबू सूंघकर वहाँ रुकने लगते हैं। अरे वाह राधा बहन, आज तो तुमने बड़ी बढ़िया जगह ढूंढ ली। यहाँ ना बारिश का डर है, ना धूप की परेशानी। हम लोग आराम से खड़े होकर गर्मा गर्म पकौड़े भी खा रहे हैं। सच में मजा आ गया। क्या करूं भैया, मजबूरी ही इंसान को नया रास्ता दिखाती है। सोचा जब बाजार में जगह नहीं मिल रही तो यहीं कोशिश करके देखती हूँ। सच कहूँ, इस बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठकर मटन पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से गर्मा गर्म पकौड़े। इससे अच्छी जगह तो पूरे गांव में नहीं हो सकती। मुझे तो ये जगह पुराने बाजार से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। बिल्कुल सही कहा। अब जब भी पकौड़े खाने का मन करेगा हम यहीं आएंगे। यहाँ न भीगने का डर है और न किसी तरह की भाग दौड़। धीरे धीरे श्याम और बाकी रेहड़ी वाले भी उसी बड़े आम के पेड़ के नीचे अपनी अपनी दुकानें लगाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वहाँ लोगों की इतनी भीड़ जुटने लगती है कि वो सूना जगह एक नए बाजार में बदल जाता है। राधा बहन, एक बात बताऊं? अब तो हमारे पुराने बाजार की रौनक भी फीकी पड़ गई है। पूरे गांव में अगर कोई बाजार का नाम लेता है तो लोग सीधे इसी आम के पेड़ के नीचे चले आते हैं। सोच ने हम सबकी किस्मत बदल दी। अगर उस दिन तुम ये रास्ता ना निकालती तो शायद आज भी हम बारिश से परेशान होकर घर बैठे होते। अरे श्याम भाई, ऐसा मत कहो। मैंने ये सब किसी का भला करने के लिए नहीं किया था। मैं तो बस अपने घर का खर्च चलाने और अपने बेटे का पेट भरने के लिए यहाँ आ गई थी। लेकिन अब जब देखती हूँ कि तुम सबकी दुकानें भी अच्छी चल रही हैं तो दिल को बहुत खुशी होती है। कोई तुम्हारे चाट खाने आता है तो मेरे पकौड़ों की खुशबू उसे अपनी तरफ खींच लेती है, और जो मेरे पास आता है वो तुम्हारी दुकान से भी कुछ न कुछ खरीद ही लेता है। इससे हम सबकी कमाई बढ़ रही है। अकेले आगे बढ़ने से अच्छा है कि सब साथ मिलकर आगे बढ़ें। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन अब एक नई परेशानी भी सामने आ गई है। पहले लोग बाजार में कूड़ा डस्टबिन में डालते थे, अब यहाँ आते हैं, खाते हैं और पत्तल, गिलास और बाकी कचरा इसी पेड़ के नीचे फेंक कर चले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में ये साफ सुथरी जगह भी गंदी हो जाएगी। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रही थी। ये पेड़ ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत बना है। अगर हम इसी जगह को गंदा कर देंगे तो ये ठीक बात नहीं होगी। हमें मिलकर इसका कोई अच्छा उपाय निकालना होगा। तभी गांव के सरपंच जी वहां पहुंचते हैं। चारों तरफ लगी रेहड़ियां, ग्राहकों की भीड़ और बाजार की रौनक देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राम राम राधा बेटी। राम राम श्याम, कैसे हो तुम लोग? आज यहाँ का नजारा देखकर दिल खुश हो गया। कुछ महीने पहले यहाँ सन्नाटा रहता था, लेकिन आज देखो कितना बड़ा बाजार बन गया है। तुम लोगों की मेहनत ने इस जगह की पहचान ही बदल दी। पूरे गांव के लोग यहाँ आ रहे हैं। सच कहूं, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है।
प्रणाम सरपंच जी। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। अगर ये बड़ा आम का पेड़ हमें सहारा ना देता तो शायद हम आज भी बारिश से परेशान होकर घर बैठे होते। लेकिन सरपंच जी, एक छोटी सी परेशानी है। मुझे सब पता है बेटी। तुम यहाँ फैली गंदगी की बात करना चाहती हो ना, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया है। आज से इस पूरे बाजार की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। रोज यहाँ सफाई होगी, जगह जगह कूड़ेदान रखे जाएंगे ताकि कोई भी इधर उधर कचरा ना फेंके। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बड़े आम के पेड़ के चारों तरफ लोगों के बैठने के लिए मजबूत लकड़ी की बेंच लगवाई जाएंगी। पीने के साफ पानी का भी इंतजाम होगा ताकि जो भी यहाँ आए उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। अब ये जगह सिर्फ बाजार नहीं रहेगी, बल्कि हमारे गांव की नई पहचान बनेगी। सरपंच जी, आपने तो हमारी सारी चिंता ही खत्म कर दी। अगर आप गांव वालों से एक बार कह देंगे कि यहाँ साफ सफाई रखनी है तो कोई भी आपकी बात नहीं टालेगा। और ये बेंच और पानी का इंतजाम, इससे तो यहाँ आने वाले लोगों को और भी सुविधा मिलेगी। हम सबकी तरफ से आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सच में सरपंच जी, आपने हमारा हौसला और बढ़ा दिया। अब हम सब मिलकर इस जगह को हमेशा साफ रखेंगे और इसे पूरे इलाके का सबसे अच्छा बाजार बनाएंगे।